गुजरात और हिमाचल में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। अब जब चुनाव के नतीजे पूरी तरह साफ हो गए हैं तो लोगों के जहन में सवाल ये है कि गुजरात में चल रहे आंदोलनों का इन चुनाव के नतीजों पर कितना असर नजर आया और क्यों वोट शेयर बढ़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें पहले के मुकाबले घट गई। तो वहीं हिमाचल में इतना जबरदस्त बहुमत पाने के बाद भी आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा जिन्हें बनाया गया था वो चुनाव हार क्यों गए, और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चुनाव नतीजों के बाद किस तरह से जश्न मनाया गया। तो एक बार फिर से मोदी मैजिक चला तो है, लेकिन क्या इसके साथ बीजेपी को मंथन करने की भी जरूरत है, ये भी अब बात सामने आ रही है। और आपको बताएं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत के बाद साल 2019 के आम चुनाव में बीजेपी बुलंद हौसलों के साथ जाएगी, तो वहीं गुजरात में कड़ी टक्कर के बाद भी कांग्रेस सत्ता से दूर रह गई है। उसे हिमाचल प्रदेश में भी हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव नतीजे आते ही बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से जश्न में डूब गए, तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक जश्न का माहौल दिखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर, मिठाइयां खिलाकर जीत की खुशियां मनाई। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। जीत के बाद जश्न का माहौल हर ओर नजर आया। बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए थे। किसी ने ढोल नगाड़े बजाए, किसी ने मिठाइयां बांटी, कहीं होली मनाई गई तो कहीं दीपावली मनाई गई। तो नतीजों ने एक बार फिर से बीजेपी को मुस्कुराने की वजह दे दी है और कांग्रेस को मंथन का सबक भी दे दिया है। गुजरात और हिमाचल के नतीजे सिर्फ 2 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनने भर का संदेश नहीं है, ये ब्रांड मोदी का हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होना भी। यह जीत भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता के अथाह परिश्रम की जीत है। इतने घोर जातिवादी प्रचार के बाद भी कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता हारे हैं। गुजरात की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया है। लड़ाई नाक की थी, लड़ाई साख की थी और शुरुआती रुझान गुजरात में बीजेपी को झटका देते दिख रहे थे। मोदी जी ने इनको इतना तंग किया है कि ये शांत नहीं हो सकते। लेकिन इस झंझावात के बीच भी एक भरोसा था जीत का, एक उम्मीद थी कामयाबी की। संसद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी विक्ट्री साइन दिखाते दिखे, मानो अपने समर्थकों से कह रहे हो मैं हूं ना। नतीजे 150 पार के बेशक न रहे, लेकिन गुजरात की जंग में बीजेपी नाक और साख दोनों बचाने में कामयाब रही। तो अमित शाह गदगद हैं। मोदी शाह की जोड़ी ने हिमाचल में न सिर्फ कमल खिला दिया बल्कि गुजरात में अपना गढ़ भी बचा लिया। बीजेपी वाले जश्न मना रहे हैं। 22 साल से गुजरात में सत्ता पर काबिज बीजेपी जश्न तो मना रही है, लेकिन पार्टी को शायद यह एहसास भी है कि जीत की राह आसान नहीं रही। तो सवाल यह है कि क्या ब्रांड मोदी की वजह से बीजेपी को कामयाबी मिल सकी है? यह जीत भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता के अथाह परिश्रम की जीत है। यह जीत प्रधानमंत्री जी की नीतियों की और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उसके गरीब लक्षी कार्यक्रम है, इसकी जीत। 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद मोदी ब्रांड हर चुनाव में मजबूत होकर उभरा। दिल्ली, बिहार और पंजाब में बीजेपी को झटका जरूर लगा। फिर नोटबंदी और जीएसटी के सख्त फैसले के बाद तो मानो सियासी विरोधियों को अपने लिए मौका दिखने लगा। ये अलग बात है कि नोटबंदी के बाद पहले यूपी में मोदी लहर ने विरोधियों पर कहर ढाया और अब जीएसटी के बाद गुजरात में जीत बीजेपी वालों का इस लहर पर भरोसा और पुख्ता कर रही है। गुजरात होम स्टेट है मोदी जी का, अमित शाह जी का। उस स्टेट के अंदर जो कैंपेन राहुल जी ने किया बेमिसाल था। वो इशू बेस्ड कैंपेन किया। नौजवानों की बात उन्होंने करी, रोजगार की, किसानों की बात करी, दलितों की बात करी, आदिवासियों की समस्याओं को उठाया उन्होंने, महंगाई को मुद्दा बनाया, राफेल को और अमित शाह जी के लड़के के ऊपर जो आरोप लगे उस पर मुद्दा बनाया। एक का जवाब बीजेपी तरफ से नहीं आया। पीएम मोदी ने गुजरात में रैलियों की झड़ी लगा दी। गुजरात में पीएम मोदी ने 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक 34 रैलियां की। मोदी ने अपनी रैलियों में 167 सीटों के लिए चुनाव प्रचार किया। 15 दिनों में गुजरात के 33 में से 26 जिलों का दौरा किया और नतीजे अब सबके सामने हैं। तो ब्रांड मोदी पर मोहर भी पुख्ता होती दिख रही है। अहमदाबाद से पूरब पटेल और धीरेन्द्र कुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन।
दोनों राज्यों के नतीजे आ गए। दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाइयां भी खूब मिली, वो बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन हम यहां पर करने वाले हैं कुछ विश्लेषण, और वो विश्लेषण इस तरह से है कि गुजरात के नतीजे आने के बाद लोगों के जहन में यह सवाल था कि जो 3 बड़े आंदोलन चलाए गए उनका इन नतीजों पर कितना प्रभाव नजर आता है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ पाटीदार अनामत आंदोलन समिति से अतुल पटेल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले एनके सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लोगों के जहन में सवाल था कि इतने बड़े बड़े 3 आंदोलन किए गए, ये जो नतीजे आए हैं उनमें उनका असर कितना नजर आया है। सौराष्ट्र के इलाके को देखा जाए, अब नतीजे क्योंकि साफ हो चुके हैं, जो अपने बलबूते पर कांग्रेस की 17 सीटें बढ़ी हैं उनमें से 15 सीटें अकेले सौराष्ट्र के इलाके में हैं। ऐसे में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि पाटीदार आंदोलन का असर नहीं हुआ जरूर, लेकिन उतना नहीं हुआ कि वो कांग्रेस पार्टी को बहुमत में ला सके। नहीं, इसको रिवर्स लॉजिक एक सिद्धांत होता है, उसके तहत अगर उस फॉर्मेट में डालेंगे तो अगर आप ये सवाल करें कि अगर ये 3 आंदोलन ना हुए होते तब बीजेपी की स्थिति क्या होती, तब आप समझ सकते हैं इस प्रश्न को। ये आंदोलन हुए, इनका असर पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनका जबरदस्त असर था। लेकिन जो आप एक बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका, इसको थोड़ी गहराई से अभी देश में इसको समझा नहीं गया है। कॉन्स्टिट्यूएंसी इंटेंसिटी एक चीज होती है साइकोलॉजी में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप कितने वोट मार्जिन से जीत रहे हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बीजेपी का इस बार मार्जिन बढ़ा है, मतलब कि पोलराइजेशन बहुत स्ट्रांग था। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दोनों इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि अच्छा तुम उनको दे रहे हो, तो रिवर्स पोलराइजेशन जो हुआ वो बीजेपी को एडवांटेज में गया। जैसे कि पाटीदार आए, पाटीदारों का इफेक्टिव है, वहां पे लैंडेड उनके पास वो है, लैंड है, किसान भी मजबूत है, तो उसकी वजह, अच्छा एसर्ट भी करते हैं समाज पे। तो जैसे ही वो कंसोलिडेट हुए तो रिवर्स पोलराइजेशन में जो बाकी बैकवर्ड्स वगैरह हुए उनका स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ। यही वजह है कि आपको दिखेगा कि जो मार्जिन है बीजेपी का वो पहले से बढ़ गया है, मार्जिन बढ़ गया है। अतुल पटेल कुछ कहना चाह रहे हैं। अतुल पटेल, ऐसा तो नहीं कहा जाएगा कि पाटीदार आंदोलन का असर नहीं हुआ, जैसा कि सर भी कह रहे थे। सौराष्ट्र के इलाके को देखा जाए, कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां पर आपने बीजेपी को पूरी तरह से साफ कर दिया, लेकिन और बड़ा असर हो सकता था, जिसकी उम्मीद आप लोगों को थी वो नहीं हो पाया। देखो, मार्जिन की बात करें तो कांग्रेस का भी वोटिंग बढ़ा है और बीजेपी का भी बढ़ा है। बीजेपी का इसीलिए बढ़ा है कि जो बड़े बड़े शहर है उसमें बीजेपी को 1,60,000 50,000 से ज्यादा लीडों पे जीती है। लेकिन सीटों की बात करें और सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात की बात करें तो हमारे आंदोलन की बहुत इफेक्ट आई है, और उसकी वजह से आज 22 साल पुरानी सत्ता, जो साम दाम दंड भेद सभी चुनाव अधिकारी हो या प्रशासन हो सबका इस्तेमाल करने वाली सत्ता के सामने हम लोगों ने जो आज रिजल्ट लाया वो हमारी देन है, हमारी 15-20 आंदोलनकारियों की देन है और गुजरात के पाटीदार समाज और अन्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं की देन है। नहीं तो ये बीजेपी की जो बल आप बता रहे हैं नरेंद्र बाहुबली, ये नरेंद्र बाहुबली की बाहुएं हमने आज छोटी कर दी है, क्योंकि वो इतनी बढ़ गई थी, अभिमान और उसमें देखो ना अहंकार आ गया था, तो वो बाहु हमने छोटी करने में। अच्छा ठीक है, बाहें तो आपने छोटी कर दी हैं, लेकिन इस आंदोलन का आगे क्या होगा? क्या ये जो आरक्षण की मांग है ये यहीं पर समाप्त हो जाएगी, या इन नतीजों के बाद भी, हार के बाद भी आप इस आंदोलन को चलाते रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इसी खुशी में कि बाहें छोटी कर दी है अब आप संतुष्ट हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाए और आज से ये आंदोलन खत्म? नहीं 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 नहीं, देखो हमने जो आंदोलन किया 29 महीना हो गया, हमारे पर बहुत सारे आंदोलन निपटाने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा, साम दाम दंड भेद, लेकिन हम लोग झुके नहीं। गुजरात की जो ग्राउंड बेस पर समस्या है वो लेके हम आगे जाने वाले हैं। हमारी आरक्षण की मांग शिक्षित बेरोजगारी और शिक्षा के रूट में जाए तो वो है, और उसके रूट में और जाए तो किसानों की समस्या है, क्योंकि ज्यादातर पाटीदार समाज किसान है और वो किसानों को दाम नहीं मिलता, सही पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलता, इसीलिए ये समस्या को इतना हाइट मिला है, नहीं तो ये समस्या को हाइट नहीं मिलती। और जहाँ किसान ज्यादा है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अतुल पटेल साहब जो हमारे साथ पाटीदार अनामत आंदोलन समिति से जुड़े हुए हैं, ब्रेक से पहले इस बात को लेकर वो बहुत खुश थे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सीटों में अच्छी खासी सेंध लगा दी है गुजरात में, और
अब आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाएंगे पयोधी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है। राहुल देव सर, आपसे ये चीज हम जानना चाहेंगे। अभी एनके सर से भी बात हो रही थी कि उन्होंने, अतुल पटेल ने ये कहा कि अब हमारी जो स्ट्रेटेजी है ना वो बदलेगी, अब हम पूरे गुजरात में जाएंगे और अपने आंदोलन को और भी मजबूत करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से अभी समीकरण रहे हैं और नतीजे आए हैं, उसको लेकर और किन चीजों की जरूरत होगी? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये लोग अब आए हैं तो केवल इस चुनाव के लिए तो नहीं आए हैं, ये सारा आंदोलन केवल इस चुनाव के लिए नहीं किया होगा। तो निश्चित है कि वो एक लंबी राजनीतिक अपना जीवन और करियर बनाने की कोशिश करेगी, ये समिति भी करेगी और उसके जो नेता हैं वो भी करेंगे। अब उनको एक कुछ चीज़ें तो बहुत साफ हैं कि वो केवल आरक्षण तक अपने को सीमित नहीं रखने वाले, नहीं रख सकते, क्योंकि इस बीच उनको उसकी संवैधानिक कानूनी सीमाएं भी पता चल गई हैं, यानी वो मिलना कितना कठिन है। और केवल एक मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन, बड़ा संगठन खड़ा करना भी कठिन होता है। तो उनको एक स्वाद मुझे लगता है समझ में आ गया है कि आपको एक पूरा ग्रामीण जो तकलीफ़ें हैं लोगों को, जो ग्रामीण गुजरात है उसमें जो लोगों के मुद्दे हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको अगर ये ठीक से उठाएं और समूचे ग्रामीण इलाकों का समर्थन बहुत जबरदस्त इन्हें मिला है। अतुल पटेल, शहरी इलाके जो थे वो बिल्कुल भी पाटीदार आंदोलन के इन्फ्लुएंस में आए नहीं। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट में ऐसी वोटिंग हुई बीजेपी के पक्ष में कि आपको जो भी ग्रामीण इलाकों में समर्थन मिला था वो सीटों में फिर आगे कन्वर्ट नहीं हुआ। और ऐसा है नहीं कि हार्दिक पटेल शहरी इलाकों में नहीं गए हों। हेलो, देखो हमारा ज्यादातर 80% से ज्यादा कार्यक्रम गाँव रूरल एरिया में रहता था, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात। बहुत कम कार्यक्रम अहमदाबाद, राजकोट और सूरत। साल में समझो 2-3 कार्यक्रम सूरत इतना बड़ा है हुआ है, राजकोट में 2 कार्यक्रम हुआ इतना बड़ा है, और अहमदाबाद में तो जीएमडीसी ग्राउंड के बाद सिर्फ 2 कार्यक्रम हुए बड़े। बाकी छोटे छोटे कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम पूरे रूरल एरिया में सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में हुआ है, वहाँ हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली। अब रही आंदोलन की बात, हम आंदोलन आगे कैसे कैसे करेंगे। देखो सिटी है जो अहमदाबाद है, बड़ौदा है, सूरत, उसके अंदर हम अब जाने वाले हैं बड़े बड़े सिटी में। और दूसरी समस्या को ये जोड़ेंगे कि विकास मॉडल क्या है, विकास क्या होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम शिक्षा पर देने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर देने वाले। और एक नया आंदोलन का मुद्दा हमें मिल गया ये चुनाव में, हम ईवीएम के सामने एक आंदोलन लेने जा रहे हैं। न्यायिक चुनाव हो, ईवीएम की बात को छोड़ते हैं अतुल पटेल साहब, अब तो चुनाव खत्म हो चुका है। मुझे आप ये बताइए कि आंदोलन के लिए, चुनाव के लिए तो आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गए थे, अब कांग्रेस पार्टी में आपकी भूमिका होगी या आंदोलन अब भी अलग होकर ही चलेगा? रखना है तो आगे लड़ना पड़ेगा। नहीं, पार्टी के साथ तो नहीं चलेगा आंदोलन, क्या अब अलग होकर चलेगा या कांग्रेस पार्टी में अब आपकी भूमिका होगी? आंदोलन अलग होके, आंदोलन अलग से ही चलेगा, आंदोलन के तरीके से चलेगा। और आप बोले चुनाव खत्म हो गया, चुनाव खत्म हुआ वो बात नहीं, आगे और चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव आने वाला है। अच्छा, ऐसे लोकशाही को खतरा है, शंका कुशंकाएं होती है, चुनाव पर के ईवीएम में सेटिंग होता है, वीवीपैट में सेटिंग होता है, तो हम लड़ेंगे उसके लिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तो तमाम उठापटक के बाद बीजेपी ने गुजरात में बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन अब यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कौन बनेगा सीएम। गुजरात में बीजेपी की लगातार छठी जीत के बाद जश्न का दौर शुरू हो गया है, लेकिन साथ ही सीएम की रेस भी शुरू हो गई है। वैसे तो बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव मौजूदा सीएम विजय रूपाणी के नेतृत्व में ही लड़ा और अभी भी पार्टी की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि रूपाणी के अलावा सीएम की कुर्सी किसी और को दी जा सकती है। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सीएम की कुर्सी के दावेदारों में नितिन पटेल का नाम भी शामिल किया जा रहा है। नितिन पटेल का नाम इसलिए भी उछाला जा रहा है क्योंकि जब आनंदीबेन पटेल को हटाकर विजय रूपाणी को सत्ता सौंपी गई थी, तब भी नितिन पटेल का नाम सीएम की रेस में काफी आगे चल रहा था, लेकिन तब उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा था। ऐसे में विजय रूपाणी के अलावा नितिन पटेल को भी सीएम की कुर्सी का बड़ा दावेदार माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक भी हो चुकी है और अब पर्यवेक्षक गुजरात जाकर ही सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। आने वाले समय में नेतृत्व की दृष्टि से गुजरात में हमारे भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी और हमारी महामंत्री सरोज पांडे जी ये पर्यवेक्षक के रूप में जाएंगे और वहां
सभी लोगों से बातचीत करेंगे और विषय को तय करेंगे। गुजरात में बीजेपी ने सत्ता हासिल जरूर की है, लेकिन सीट का आंकड़ा 100 को भी छू नहीं पाई। उसके साइड इफेक्ट्स होंगे कि नहीं, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट हेतल खत्री के साथ अहमदाबाद से पूरब पटेल, न्यूज नेशन। मुख्यमंत्रियों के लिए एक बात बहुत खास है पयोधी कि आप काम कितना करते हैं उससे ज्यादा कितना इफेक्टिवली जनता तक आप इसे पहुंचा पाते हैं, ये बहुत जरूरी लगता है। और नरेंद्र मोदी के जाने के बाद ना आनंदीबेन पटेल, ना नितिन पटेल और ना ही विजय रूपाणी उस काम को इफेक्टिवली कर पाए। इसीलिए जब चुनाव प्रचार हो रहा था इतनी ज्यादा ताकत खुद प्रधानमंत्री को ही वहां पर लगानी पड़ी। अब इन दो राज्यों की बात करें एनके सर, मुख्यमंत्री कौन बनता हुआ नजर आएगा? नहीं देखिए, 2019 बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोई भी गलती चीफ मिनिस्टर चुनने में नहीं करेंगे कि सीधे डिलीवरी से वो रिलेटेड है। गुजरात का स्टेट जीडीपी जो है उसका वॉल्यूम करीब 15 लाख करोड़ रुपए का है। आप डिलीवरी चाहें तो आपको कोई दिक्कत नहीं, और किसानों को आज डिलीवरी चाहिए। जिस तरह जिन्हीं कोएफिशिएंट पे रूरल गुजरात में गरीब किसान गरीब होता गया है, ये खतरे की घंटी है। मुझे लगता है कि पास वाले जितने भी नेता हैं वो पहली अब कोशिश उनकी यही होगी, अतुल इस पे बताएंगे, कि वो अब इसको कन्वर्ट किसान आंदोलन के रूप में करें। क्योंकि सिर्फ आरक्षण और ये इसकी एक सीमा होती है, इसकी जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। अगर आंदोलन को वाइड फोल्ड करना है और बहुत व्यापक बनाना है ताकि वो सस्टेन करे, तो ये बिल्कुल सही है कि इसको किसान आंदोलन के रूप में कन्वर्ट करना पड़े, खास करके वो। ये तो सर आंदोलन की बात हो गई। मेरा सवाल अगर मुख्यमंत्री पर मैं लेके जाऊं, जीत तो गए चुनाव गुजरात में, लेकिन क्या जीत का सेहरा विजय रूपाणी के सर बांध सकते हैं? नहीं, इसलिए नहीं बांध सकते कि 3 साल में डिलीवरी बहुत पुअर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2012 तक जीएसडीपी आपका बढ़ता गया। मोदी जी ने डिलीवरी किया, कई चीजें थी, और मोदी जी एडवोकेट है पूरे देश में। अगर आपका जीडीपी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आप स्ट्रेट डिलीवरी में जाए, डायरेक्ट डिलीवरी इसको कहते हैं, सीधे आप उनको कैश में ट्रांसफर करें, काइंड में ट्रांसफर करें। और मोदी जी इसके, तो क्या आपको बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? बिल्कुल, मुझे तो कल ही से नजर आ रहा है कि अगर इनको कोई लिहाज और उसकी बात नहीं है तो इस समय रूपाणी को हटा के किसी इफेक्टिव आदमी को बनाए जो डिलीवर कर सके, या रूपाणी को यह मैसेज दे कि अगले 6 महीने तुम्हें देखेंगे, अगर डिलीवरी प्रॉपर कर पाते हो तो तुम रहोगे, वरना तुम्हें हटा के हम कोई नया ले आएंगे। बिल्कुल। राहुल सर, हिमाचल पर आप क्या कहेंगे? हिमाचल में तो संकट एक अजीब स्थिति हो गई है, हम जानते हैं, आप भी उसकी चर्चा कर ही चुकी हैं। तो अभी 2 लोग सामने हैं, एक तो नड्डा जी हैं और दूसरे ठाकुर हैं। अब ये उनको तय करना है बीजेपी को कि वहाँ पर उसको प्रमुखता किसको देनी है, राजपूतों को प्रमुखता देनी है या ब्राह्मण को देनी है। यही दोनों वहाँ के सबसे प्रभावी और सबसे बड़ी वर्ग हैं, जाति कह लें, वर्ग कह लें, आप कुछ भी कह लें। और उसमें भी वहाँ उनको थोड़ी छवि का ध्यान रखना पड़ेगा, क्षमता का ध्यान रखना पड़ेगा, कितने सक्षम हैं, कितने कार्यकुशल हैं, और लोकप्रियता का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन सारी कई गुणों का मिश्रण एक आदर्श मुख्यमंत्री में होने की। लेकिन बहुत बड़े बड़े नेता हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के हार गए, इसकी उम्मीद शायद बीजेपी इस तरह की आशंका भी नहीं रही होगी। एक बार फिर से अतुल पटेल के पास चलते हैं। आंदोलन के बारे में एनके सर जो बात कर रहे थे उसे भी वहां तक पहुंचाते हैं और एक और इसमें सवाल जोड़ते भी हैं। एक तो आंदोलन आगे कैसे चलेगा वो, और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जब आप कांग्रेस पार्टी के साथ मिल गए, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने घोषणा पत्र में कई सारे वादे कर दिए थे, किसानों की कर्ज माफी भी कर दी थी, आपको आरक्षण भी दे दिया था, बेरोजगारी भत्ता भी दे दिया था। अब सत्ता में तो आप आए नहीं, लेकिन आपके विधायक तो बहुत सारे चुनकर आ गए हैं, उनसे तो बहुत सारी मांगे की जाएंगी। अब सरकार पर कैसे दबाव बनाएंगे और क्या क्या दिलवाएंगे उन लोगों को जिनसे आपने वादा किया है? हाँ, देखो, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो बनाया, सही बात है, लेकिन बहुत देरी से बनाया और जनता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हुई। मुद्दे बहुत अच्छे थे, हम लोगों के साथ डिस्कस के लिए गए थे। और रही बात आंदोलन की, तो एनके सिंह साहब ने बताया कि आंदोलन आपको कैसे, हम लोगों ने माइंड प्रिपेयर कर लिया है। हार्दिक ने भी बताया था थोड़े दिन पहले, और हमारे जो भी आंदोलन हुआ उसमें ये सब मुद्दे पहले से जोड़ चुके, लेकिन अब बहुत जोर से जोड़ेंगे। ज़्यादातर किसानों की समस्या, और अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत जैसे बड़े सिटी के अंदर हम प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की जो सरकारी स्कूलें कम हो गई है उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। और ये 2 मुद्दों को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पेश करेंगे।
जैसे सिटी में हम लोगों को ज्यादा समर्थन मिले। और बेरोजगारी की समस्या उसको भी हम जोड़ रहे हैं। देखना आप, हमें 30 महीने से काम कर रहे हैं, हमको एक्सपीरियंस हो गया है। जैसा अमित शाह जी को 30-40 वर्ष का एक्सपीरियंस हुआ, उससे ज्यादा 30 महीनों में हमें ग्राउंड का एक्सपीरियंस हो गया है। एनके सिंह सर, एक चीज है, आंदोलन बहुत सारे हमने देश में देखे, लेकिन कुछ समय के बाद वो आंदोलन अक्सर भटके हुए हमें नजर आते हैं। अब चुनाव खत्म हो गया है, अतुल पटेल से आपका सवाल क्या होगा इसे लेकर कि आंदोलन भटकेगा नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती? नहीं, ये इतिहास रहा है और इसका पूरा साइंस होता है कि आंदोलन कितने दिन तक, लॉन्जिविटी उसकी कितनी होगी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल नहीं भटकेगा। मैं आपको समझाता हूँ जी, बताइए आप ही बताइए। मैं समझाता हूँ आपको। देखो, आंदोलन नहीं भटकेगा। हमारे गुजरात में 3 आंदोलनकारी हुए, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी। उसमें से दोनों ने राजनीति ज्वाइंट कर ली। आज अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी ने राजनीति ज्वाइंट नहीं की होती तो आज गुजरात का रिजल्ट कुछ और होता। हार्दिक की तो उम्र ही नहीं थी ज्वाइन करने की, क्या पता कल जब 25 साल के हो जाए तो ज्वाइन कर ले। अच्छा, हार्दिक की खुद की आगे भविष्य को लेकर तैयारी क्या है? अभी तो वो सक्रिय राजनीति में है नहीं, उनकी उम्र नहीं है। उम्र होगी तब किस तरह से आगे प्लानिंग होगी? नहीं, और कल हार्दिक ने बात कही थी अतुल जी, जब उनसे पूछा गया कि आपका राजनीति को लेकर क्या प्लानिंग होगी, कैसा करियर होगा, आना कोई गुना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 28 साल का होने का आंदोलनकारियों को राजनीति में आना ही चाहिए, लेकिन प्रॉपर टाइम होना चाहिए। नहीं, हार्दिक तो अपना प्रभाव बहुत सारे इलाकों में छोड़ पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्पेश और जिग्नेश से आपको जो उम्मीदें थी वो शायद पूरी नहीं हो पाई। हाँ देखो, हाँ मैं वही बात पर जा रहा हूँ। अल्पेश और जिग्नेश बाहर रहे होते तो बहुत जगह पे, जैसे हार्दिक और हम लोगों ने सभाएं मीटिंगें की, तो बहुत सारे इलाके में वो लोग भी कर सकते, तो उसका मल्टीपल इफेक्ट होता जनता के ऊपर। लेकिन ये लोग राजनीति में बैठ गए और खुद लड़े, इसलिए वो कवरेज नहीं मिला जो। पर आप लोगों के हित कहीं ना कहीं टकराते हैं, आप एक ही चीज की मांग नहीं कर रहे, तो ऐसे में लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि आप लोग एक साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे आगे? चुनाव के वक्त तो आप लोग एक साथ चल रही है, लेकिन आगे चल के हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश साथ होंगे? क्योंकि आपकी बातें एक नहीं है और एक ही नहीं, सब लोग साथ है। नहीं, सब लोग साथ ही है और साथ ही चलेंगे हम। अंकुर, आप ये समझ लीजिए, हितों का संघर्ष होगा, हमारे साथ नहीं रहेंगे, बहुत साफ दिखाई दे रहा है। आप आरक्षण मांगेंगे, बैकवर्ड आरक्षण देना नहीं चाहेगा। राहुल जी, जब आप नेता बन के उभर आते हैं अपनी अपनी कम्युनिटी के, और आप विधानसभा में भी चुनकर पहुंच जाते हैं, जैसे कि अल्पेश और जिग्नेश तो विधानसभा में आप चुनकर पहुंच भी चुके हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं कुछ अलग हो जाती हैं, आप अपनी कम्युनिटी से कुछ अलग तरीके से कम्युनिकेट करने लग जाते हैं। ये तीनों क्या एक साथ मिलकर आपको लगता है भविष्य में एक साथ चल पाएंगे? देखिए, चल सकते हैं अगर समझदारी से काम लेंगे, दूरदर्शिता से काम लेंगे, लेकिन आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसा एनके सिंह भी कह रहे थे और उनके भी समझ में आता है कि ज़मीनी स्तर पर ये लोग जो जिन अलग अलग वर्गों और जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें ज़मीनी स्तर पर टकराव है, पारंपरिक टकराव है। दलितों और पटेलों के बीच में, पाटीदारों के बीच में टकराव है। ओबीसीज़ के कई हिस्सों और पाटीदारों के बीच में ज़मीनी गांव के स्तर पर टकराव होता है, वो विरोधी वर्ग और या जातियां मानी जाती हैं। तो अपने इस नया जो इनका सहयोग बना है, इसको ज़मीन तक ले जाना, ये इनकी, मैं समझता हूँ, सबसे प्राथमिक चुनौती है। आप भी इस पर सहमत होंगे कि अब इनको डाइवर्सिफाई करना होगा। और ये कास्ट और आरक्षण से हट के किसानों तक अगर ये ले जाए तो मेरे ख्याल से तीनों एक साथ जुड़े रह सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज और भी बताऊं, जिन शहरों में गुजरात में मैं घुमा हूं, वहां पर शहरी इलाकों में खासकर बहुत लोग नाराज भी हैं इस बात से कि आप क्या आरक्षण कर रहे हैं। आज 21वीं सदी है और आप गुजरात को फिर आरक्षण की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। इस बात से एक तबका नाराज भी हो गया। अतुल जी। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात आपने बताई। एक बहुत मुद्दे की बात बताई, जो रूरल एरिया है और सिटी अर्बन एरिया दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम लोगों को भी बहुत सा लोगों को जवाब देना पड़ा है कि भाई आपकी बात सही है, 21वीं सदी में हम जा रहे हैं, आरक्षण निकालना चाहिए। लेकिन आरक्षण निकालने से जो लोअर कम्युनिटी, मतलब जो लोग आरक्षित है, दलित समाज है, ठाकुर समाज है, वो लोगों को ऐसा लगता है कि तुम हमारे सामने आ गए, इसलिए हमने बोला कि हमारे गरीब पाटीदार है उसको आरक्षण मिले तो अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों ने जहां तक समझा है गुजरात को, तो हम राजनीति और जो आंदोलन की रूपरेखा है थोड़ी कुछ बदलेंगे और सभी जन समुदाय हमारे साथ जुड़े, ऐसे मुद्दे हम लेके जाने वाले अगले दिनों में। तो गुजरात में बीजेपी की जीत चाहे ज्यादा धमाकेदार नहीं रही, लेकिन पहाड़ों पर भगवा रंग साफ दिखा। बीजेपी ने करीब करीब 2/3 सीटें जीती, लेकिन उसके सीएम कैंडिडेट प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए। ये जीत का जश्न है,
आतिशबाजी पर जोर है। पहाड़ पर कमल खिला तो बीजेपी वाले गदगद हैं, लेकिन जीतकर भी बीजेपी को यहां तगड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश में करीब 44 सीटें जीतने वाली बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल खुद चुनाव हार गए। धूमल के घर जश्न की पूरी तैयारी थी। बीजेपी की जीत की उम्मीद बांधे कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन शुरुआती बढ़त के बाद धूमल की हार की खबरों ने बीजेपी वालों की जीत का जश्न थोड़ा फीका कर दिया। पर्सनल लॉस इज नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस। पार्टी ने बहुत बड़ी जीत प्राप्त की है, इसलिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं जो सरकार बनेगी वो प्रदेश में शानदार काम करेगी, कमियों का विश्लेषण करेंगे। धूमल चुनाव हार गए हैं और कहा जा रहा है कि इस हार के साथ ही वो सीएम पद की उम्मीदवारी भी खो बैठे हैं। बीजेपी अब यहाँ नया चेहरा तलाशेगी, लेकिन हिमाचल की सत्ता में वापसी को बीजेपी बड़ी कामयाबी मान रही है। हिमाचल की जनता ने मोदी जी का जो हिमाचल के साथ रिश्ता है उसको फिर से एक बार पुष्ट किया है। उसको उन्होंने फिर से एक बार ताजा करते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी श्रद्धा जताई है और हिमाचल नरेंद्र मोदी जी की विकास यात्रा में जुड़ना चाहता है। ये परिणामों से स्पष्ट होता है। गुजरात और हिमाचल के नतीजों की तासीर बिल्कुल अलग है। गुजरात में बीजेपी जीत का सिक्सर लगाती दिखी तो हिमाचल कांग्रेस के पंजे से निकल गया। हार जीत पर सियासी दलों का मंथन तो होता रहेगा, लेकिन इन नतीजों में 2019 के लिए भी बहुत कुछ छुपा है। बीजेपी के लिए एक सबक है तो कांग्रेस के लिए भी सीख। टीम न्यूज़ नेशन। तो जितने भी दिग्गज चेहरे थे बीजेपी के, फिलहाल तो वो यहाँ पर हारे हैं हिमाचल में, और ये बहुत बड़ी सीख भी होगी बीजेपी के लिए कि फूक फूक कर कदम रखना है। जीत भले ही मिल गई हो, और गुजरात में भी ऐसे ही समीकरण हैं। जीत तो हासिल की है, लेकिन जहां कमियां रह गई वहां पर बीजेपी को मंथन की जरूरत है। लेकिन अब यही सवाल है विशाल कि दोनों ही राज्यों में कौन होगा मुख्यमंत्री।